स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, कार्डियोमायोपैथीज यानी दिल की मांसपेशियों से जुड़ी बीमारियां। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम इसके 3 मुख्य प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा लक्ष्य है इन तीनों डायलेटेड, हाइपरट्रॉफिक और रिस्ट्रिक्टिव या इन्फिल्ट्रेटिव कार्डियोमायोपैथी के बीच के जो मुख्य अंतर हैं, उनके कारण, उनके असर, इनको समझना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, डीसीएम जिसे कहते हैं। ये सुनने में आता है कि सबसे कॉमन है, करीब 90% मामले। हाँ बिल्कुल, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी सबसे आम प्रकार है। इसमें होता क्या है कि दिल के जो चैम्बर्स हैं, खासकर बाएं वेंट्रिकल, वो फैल जाता है, डायलेट हो जाता है और दीवारें अक्सर पतली हो जाती हैं। अच्छा, फैल जाता है। एक्सरे में गुब्बारे जैसा दिखता है, ऐसा भी कहते हैं। हाँ, कुछ मामलों में क्लासिकली एक्सरे पर दिल काफी बड़ा, एक तरह से गुब्बारे जैसा दिख सकता है। पर इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो है सिस्टोलिक डिसफंक्शन। सिस्टोलिक डिसफंक्शन मतलब पंपिंग में दिक्कत। बिल्कुल, दिल की जो खून को आगे पंप करने की ताकत है वो कमजोर पड़ जाती है, वो ठीक से सिकुड़ नहीं पाता। ठीक है, और ये होता क्यों है? क्या ये बस जेनेटिक होता है? कारण कई हो सकते हैं। काफी बार तो ये इडियोपैथिक होता है, मतलब हमें कोई खास वजह पता नहीं चलती। लेकिन हाँ, ये फैमिलियल यानी पारिवारिक भी हो सकता है। कुछ खास जीन म्यूटेशंस जैसे टीटीएन जीन में गड़बड़ी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। टीटीएन जीन? हाँ, ये टाइटन प्रोटीन बनाता है जो मसल के लिए जरूरी है। इसके अलावा बहुत सारे सेकेंडरी कारण भी हैं, जैसे बहुत ज्यादा शराब पीना, कोकीन यूज करना, कुछ दवाएं हैं जैसे डॉक्सेरोबिसिन जो कीमोथेरेपी में यूज होती हैं। और दवाएं भी? हाँ, फिर इन्फेक्शंस भी हैं, वायरल इन्फेक्शंस जैसे कॉक्सैकी वायरस या फिर चागास डिजीज जो एक पैरासाइट से होती है। अच्छा। और भी है इस्कीमिया, मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से दिल को खून कम मिलना, शरीर में आयरन का ज्यादा जमा हो जाना जिसे हेमोक्रोमैटोसिस कहते हैं, सार्कोइडोसिस जैसी बीमारियां, हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड की कमी, विटामिन B1 की भारी कमी, वेट बेरी और एक खास तरह की पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी भी होती है जो प्रेगनेंसी के आखिर में या डिलीवरी के बाद हो सकती है। अरे बाप रे, इनको काफी लंबी लिस्ट है कारणों की। आपने कहा दीवारें पतली हो जाती हैं, इसे कुछ कहते हैं? हाँ, इसे कहते हैं एक्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। इसमें मसल सेल्स यानी सार्कोमियर लंबाई में जुड़ते हैं, सीरीज में। इससे चैम्बर तो फैल जाता है पर दीवार से समझदार रूप से पतली रहती है। स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी। ठीक है। इसी से जुड़ा एक काफी दिलचस्प प्रकार है स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी। इसे तोकुत्सुबो या ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी कहते हैं। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम ये क्या है? ये अक्सर किसी बड़े इमोशनल या फिजिकल स्ट्रेस के बाद अचानक होता है। इसमें माना जाता है कि स्ट्रेस हार्मोन्स के बहुत ज्यादा रिलीज होने से दिल का निचला हिस्सा एपेक्स गुब्बारे की तरह फूल जाता है, जबकि बेस नॉर्मल सिकुड़ता है। ओह, ये तो एकदम अलग चीज लगती है। अच्छा, तो डीसीएम के लक्षण क्या होते हैं फिर? लक्षण ज्यादातर हार्ट फेलियर वाले ही होते हैं, जैसे सांस फूलना, जल्दी थक जाना, पैरों में सूजन। डॉक्टर जब जांच करते हैं तो उन्हें S3 हार्ट साउंड सुनाई दे सकता है। S3 साउंड? हाँ, ये फैले हुए वेंट्रिकल में तेजी से खून भरने की आवाज होती है, और क्योंकि वाल्व के रिंग्स भी फैल जाते हैं तो माइट्रल या ट्राइकस्पिड रेग्यूर्जिटेशन हो सकता है, जिससे सिस्टोलिक मर्मर सुनाई देता है। इकोकार्डियोग्राम पर दिल फैला हुआ और कमजोर पंप करता हुआ दिखता है। और इसका इलाज, क्या ये ठीक हो सकता है? इलाज का मेन फोकस होता है लक्षणों को कंट्रोल करना, हार्ट फंक्शन को इम्प्रूव करना और कॉम्प्लिकेशंस को रोकना। इसमें नमक कम खाना जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस शामिल हैं। दवाइयों में AC इनहिबिटर्स या ARBs, बीटा ब्लॉकर्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ये हार्ट फेलियर की स्टैंडर्ड दवाएं हैं। साथ में डायूरेटिक्स दिए जाते हैं फ्लूइड कम करने के लिए। सैक्यूबिट्रल वालसार्टन जैसी नई दवाएं भी बहुत असरदार हैं। कुछ मरीजों में डिगॉक्सिन भी यूज होती है। अगर हालत ज्यादा गंभीर है या खतरनाक इरिथमिया का रिस्क है तो ICD यानी इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफाइब्रिलेटर लगाया जा सकता है। ICD? हाँ, ये डिवाइस जानलेवा धड़कनों को शॉक देकर नॉर्मल कर सकता है। और बिल्कुल आखिरी स्टेज में जब कुछ काम नहीं करता तो हार्ट ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन बचता है। समझ गया। तो डीसीएम मतलब फैला हुआ कमजोर दिल। अब आते हैं दूसरे टाइप पर, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, HCM। और ये कहते हैं कि परिवारों में चलता है और यंग एथलीट्स में सडन डेथ का कारण बन सकता है। ये कैसे अलग है?
हाँ, HCM बिल्कुल अलग है DCM से। यहाँ दिल फैलता नहीं, बल्कि इसकी मांसपेशियां, दीवारें असामान्य रूप से मोटी हो जाती हैं, हाइपरट्रोफीड हो जाती हैं। मोटी हो जाती हैं। हाँ, और ये करीब 60-70% मामलों में ऑटोजोमल डोमिनेंट तरीके से विरासत में मिलता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट मतलब अगर माँ या बाप में से किसी एक को भी है, तो बच्चों में 50% चांस होता है होने का। ये ज्यादातर सार्कोमियर प्रोटीन्स, जो मसल की कंट्रैक्टाइल यूनिट होती है, उनके जीन्स में म्यूटेशन की वजह से होता है, जैसे मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन सी या बीटा मायोसिन हेवी चेन जीन। अच्छा, तो जेनेटिक गड़बड़ी से मांसपेशी मोटी हो जाती है। बिल्कुल। और यहाँ जो मुख्य समस्या है वो है डायस्टोलिक डिसफंक्शन। डायस्टोलिक मतलब भरने में दिक्कत। DCM में सिस्टोलिक थी, पंपिंग प्रॉब्लम। एकदम सही। HCM में मांसपेशी इतनी मोटी और सख्त हो जाती है कि वो ठीक से रिलैक्स होकर भर नहीं पाती। ठीक प्रॉब्लम है। पंपिंग यानी सिस्टोलिक फंक्शन शुरुआत में ठीक हो सकता है, पर भरने में दिक्कत आती है। और ये जो मोटाई है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। इसमें सार्कोमियर पैरेलल में जुड़ते हैं, जिससे दीवार मोटी होती है। और अक्सर ये मोटाई एक जैसी नहीं होती। जो सेप्टम है, यानी दोनों वेंट्रिकल्स के बीच की दीवार, वो ज्यादा मोटी हो जाती है। इसे एसिमेट्रिक सेप्टल हाइपरट्रॉफी कहते हैं। एसिमेट्रिक सेप्टल हाइपरट्रॉफी। हाँ, और माइक्रोस्कोप में देखें तो मसल फाइबर्स भी बेतरतीब होते हैं, जिसे मायोफाइब्रिलर डिसेरे कहते हैं। और बीच-बीच में फाइब्रोसिस यानी स्कार टिश्यू भी होता है। और ये मोटी दीवारें क्या प्रॉब्लम करती हैं? आपने एथलीट्स में सडन डेथ का जिक्र किया था। हाँ, इसके कई सीरियस नतीजे हो सकते हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब ये मोटा सेप्टम और माइट्रल वॉल्व का आगे वाला हिस्सा, जिसे एंटीरियर लीफलेट कहते हैं, वो सिस्टोल के टाइम जब दिल सिकुड़ता है, खून के बाहर जाने वाले रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं। रुकावट कैसे? माइट्रल वॉल्व का वो लीफलेट खून के बहाव के साथ रास्ते में खिंच जाता है। इसे कहते हैं सिस्टोलिक एंटीरियर मोशन या सैम। सैम, सिस्टोलिक इंटीरियर मोशन। हाँ, जब सैम की वजह से ये रुकावट होती है, तो उसे कहते हैं हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी या HCOM। HCOM। इस रुकावट से मरीज को सांस फूलती है, सीने में दर्द और खासकर एक्सरसाइज करते वक्त चक्कर आकर बेहोशी यानी सिंकोप हो सकता है। बेहोशी तो काफी सीरियस साइन है। बहुत सीरियस। एक्सरसाइज के दौरान सिंकोप HCOM में एक वार्निंग साइन है, और HCOM खतरनाक वेंट्रिकुलर अरिदमिया करवा सकता है। यही यंग एथलीट्स में सडन कार्डियक डेथ का सबसे कॉमन कॉज है। वो मोटी और बेतरतीब मांसपेशी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को गड़बड़ा देती है। डरावना है। जांच में क्या मिलता है इसमें? जांच में S4 हार्ट साउंड सुनाई दे सकता है। ये सख्त वेंट्रिकल में खून भरने की आवाज है जब एट्रियम जोर से सिकुड़ता है। अगर HOCM है यानी रुकावट है, तो एक खास किस्म का सिस्टोलिक मर्मर सुनाई देता है। और सैम की वजह से माइट्रल रिगर्जिटेशन भी हो सकता है। और इलाज? इसमें भी दवाएं हैं। हाँ, इलाज का मकसद है लक्षण कम करना, रुकावट घटाना और सबसे जरूरी सडन डेथ का रिस्क कम करना। मरीजों को हाई इंटेंसिटी वाले खेल खेलने से मना किया जाता है। दवाओं में बीटा ब्लॉकर्स या फिर नॉन डायहाइड्रोपिरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसे वेरापैमिल ये फर्स्ट लाइन है। ये हार्ट रेट कम करती हैं, फिलिंग टाइम बढ़ाती हैं और कॉन्ट्रैक्शन को थोड़ा कम करके रुकावट भी घटा सकती हैं। और सडन डेथ के रिस्क के लिए जिनके हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे बहुत मोटी दीवार, फैमिली हिस्ट्री, पहले बेहोशी हुई हो, उनमें ICD लगाना पड़ता है, बिल्कुल DCM की तरह। एक बहुत जरूरी बात यह है कि HCM में ऐसी दवाएं जो प्रीलोड कम करती हैं, जैसे डायूरेटिक्स या नाइट्रेट्स, वो अवॉइड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वेंट्रिकल को और खाली करके LVOT की रुकावट बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये जरूरी पॉइंट है। आपने कहा था कि मोटी दीवार के और भी कारण हो सकते हैं। हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि सिर्फ HCM ही कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रोफी नहीं करता। लंबे समय का हाई ब्लड प्रेशर भी दीवारें मोटी कर सकता है। और एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है फ्रिड्रिच अटैक्सिया, उसमें भी HCM हो सकता है। तो सही डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो HCM यानी मोटी सख्त मांसपेशी, भरने में दिक्कत, कभी-कभी रुकावट और सडन डेथ का खतरा। चलिए अब तीसरे टाइप पर आते हैं, रिस्ट्रिक्टिव या इन्फिल्ट्रेटिव कार्डियोमायोपैथी, RCM। यहाँ भी दिल सख्त होता है, पर शायद कारण अलग हैं। और वो ECG वाली क्या बात थी? हाँ, RCM में भी मेन प्रॉब्लम डायस्टोलिक डिसफंक्शन ही है। दिल की दीवारें सख्त, रिजिड हो जाती हैं, कम लचीली, जिससे वेंट्रिकल्स ठीक से फैलकर भर नहीं पाते।
लेकिन यहाँ जरूरी नहीं कि मांसपेशी मोटी हो, बल्कि उसकी बनावट में कुछ घुसपैठ हो जाती है, इन्फिल्ट्रेशन या फाइब्रोसिस हो जाता है जो उसे सख्त बना देता है। इन्फिल्ट्रेशन मतलब कुछ जमा हो जाता है। कई मामलों में हाँ। इसके कारण थोड़े अलग हैं, जैसे एमाइलॉइडोसिस, जिसमें एक एबनॉर्मल प्रोटीन एमाइलॉइड दिल में और दूसरे अंगों में जमा हो जाता है। एमाइलॉइडोसिस। हाँ। फिर सार्कोइडोसिस, जिसमें छोटे छोटे सूजन के गुच्छे ग्रैनुलोमा बन जाते हैं। हेमोक्रोमेटोसिस, जिसमें आयरन जमा होता है। छाती पर रेडिएशन लगने के बाद फाइब्रोसिस हो सकता है। एक है लॉफलर एंडोकार्डियाइटिस, जो खून में इओसिनोफिल्स बढ़ने वाली कंडीशन से जुड़ा है। ये इओसिनोफिल्स दिल की अंदरूनी परत में जमा हो जाते हैं। इओसिनोफिल्स। हाँ, और बच्चों में एंडोकार्डियल फाइब्रोएलास्टोसिस होता है। लोग याद रखने के लिए कभी-कभी प्लीज हेल्प का निमोनिक यूज करते हैं। पी से पोस्ट रेडिएशन, एल से लॉफलर्स, ई से एंडोकार्डियल फाइब्रोएलास्टोसिस, ए से एमिलॉइडोसिस, एस से सार्कोइडोसिस और एच से हेमोक्रोमाटोसिस। प्लीज हेल्प, ये अच्छा है। और वो ईसीजी वाली बात एमाइलॉइडोसिस में? हाँ, वो बहुत खास है। एमाइलॉइडोसिस में, जैसा कहा, प्रोटीन जमने से दीवारें मोटी हो जाती हैं। तो आप सोचेंगे कि ईसीजी पर वोल्टेज बढ़ेगा। हाँ, लॉजिकली तो ये लगता है। पर होता है उल्टा। एमाइलॉइडोसिस में अक्सर ईसीजी पर लो वोल्टेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखते हैं, मतलब तरंगे छोटी होती हैं। अरे, मोटी दीवारें पर लो वोल्टेज, ये कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि वो जमा हुआ एमाइलॉइड प्रोटीन बिजली का अच्छा कंडक्टर नहीं होता। वो नॉर्मल मसल सेल्स के बीच घुसकर उनके इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को दबा देता है। तो मोटी दीवार के बावजूद नेट सिग्नल कम हो जाता है। ये थिक वॉल्स लो वोल्टेज का कॉम्बिनेशन एमाइलॉइड कार्डियोमायोपैथी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है। ये तो वाकई याद रखने वाली बात है। हाँ। आरसीएम के लक्षण क्या होते हैं? लक्षण फिर से हार्ट फेलियर जैसे ही होते हैं, लेकिन क्योंकि डायस्टोलिक डिसफंक्शन ज्यादा होता है, तो अक्सर राइट साइडेड हार्ट फेलियर के लक्षण ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। जैसे पैरों में सूजन, पेट में पानी भरना, लिवर का बढ़ जाना, गले की नसें फूली हुई दिखना, सांस फूलना भी होता है। इलाज ज्यादातर लक्षणों को मैनेज करना, और अगर कोई अंडरलाइन कारण है जैसे हेमोक्रोमेटोसिस या सार्कोइडोसिस, तो उसका इलाज करना होता है। पर आरसीएम का इलाज अक्सर मुश्किल होता है। तो संक्षेप में देखें तो 3 तरह की कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड, जिसमें दिल फैलकर कमजोर, सिस्टोलिक प्रॉब्लम। हाइपोट्रोफिक, जिसमें मांसपेशी मोटी और सख्त, भरने में दिक्कत, कभी रुकावट, डायस्टोलिक प्रॉब्लम। और रिस्ट्रिक्टिव, जिसमें दीवारें सख्त, अक्सर इन्फिल्ट्रेशन से, और भरने में दिक्कत, डायस्टोलिक प्रॉब्लम। तीनों की कहानी, कारण, इलाज अलग है। बिल्कुल सही सारांश है। और यहाँ ये सोचने वाली बात है कि कैसे ये बीमारियां जेनेटिक्स, बाहरी फैक्टर्स और दूसरी अंदरूनी बीमारियों के बीच के जटिल इंटरप्ले को दिखाती हैं। सही कहा। जैसे एचसीएम में जेनेटिक्स का रोल कितना साफ है। हाँ, और हर केस में ये समझना कि प्रॉब्लम पंपिंग में है या फिलिंग में या कोई रुकावट है, यही इलाज की कुंजी है। ये हमें भविष्य की तरफ भी सोचने पर मजबूर करता है। भविष्य में क्या उम्मीद है? क्या हम इन कंडीशंस को और जल्दी और सटीक तरीके से डायग्नोस कर पाएंगे? शायद जेनेटिक टेस्टिंग और जेनेटिक काउंसलिंग का रोल और बढ़ेगा। क्या हम इन्फ्लेमेशन या फाइब्रोसिस को टारगेट करने वाली दवाएं बना पाएंगे, खासकर आरसीएम या कुछ हद तक डीसीएम और एचसीएम के लिए भी? ये सब वो सवाल हैं जिन पर रिसर्च चल रही है, और उम्मीद है आगे हमें और बेहतर जवाब और इलाज मिलेंगे। बिल्कुल, उम्मीद पर दुनिया कायम है।